पाकिस्तान के अंदर एक चपड़ासी से लेकर एक टॉप लेवल का जो एक ब्यूरोक्रेट है, वो अगर इस सिस्टम के तहत और इसके निज़ाम के तहत अगर चलता है तो इस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये यहाँ समझता हूँ कि अगर इमरान खान भी इस सिस्टम के तहत अगर दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं तो इमरान खान के वालिद साहब भी कब्र से आकर ये सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम कैसे चेंज करना है? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशली अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज रजीम चेंज के मामले पर मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे डिबेट करने या बात करने आया हूँ। वो ये है कि जिस वक्त रजीम चेंज हुआ और यहाँ पर पीडीएम की जमातें इंटरनेशनल यानी अमेरिकन कश्ती में सवार होकर आई, तो यहाँ पर अमेरिकन और इसराइली मफादात थे जिनको वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहाँ पर आए, और उनके इक़दाम से ऐसा लग भी रहा है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस वक्त रजीम चेंज हुआ और यहाँ पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो यहाँ पर उनसे इंटरनेशनल मीडिया ने एक सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ पर अफ़गानियों पर हमला करने के लिए अमेरिका को अड्डे देंगे? तो उन्होंने एक फ़िक्रा बोला जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। वो फ़िक्रा ये था कि एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अड्डे नहीं देंगे, और ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी अवाम के दिलों की तर्जुमानी थी ये उनका बयान। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लोग थे या इंटरनेशनल लॉबीज़ के लोग थे, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इस खित्ते के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इमरान खान बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है। तो उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पर रजीम चेंज किया। और अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि मिडल ईस्ट जो है वो एक वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू इसराइली जो है वो उसको काबिज होने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो नजायज़ कब्जे को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन के साथ यमनियों को लड़ा दिया। इस वक्त यमन और अमेरिका की जो है वो जंग लग चुकी है, और तीसरी जंग जो इस वक्त जो लगने जा रही है वो ईरान और अमेरिका की लगने जा रही है। तो ऑब्वियसली जो बाइडन पहले से ईरान के साथ जो है वो लड़ाई की कैफियत में था, और उसके सदर बनने से पहले ही अज़ाइम ईरान के खिलाफ थे। तो इस सारी सिचुएशन को देखा जाए तो अमेरिकन और इसके अलावा इसराइली जो अज़ाइम हैं, जो कि पूरा ये मिडल ईस्ट की पट्टी को वो हज़म करना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर वो देखा जाए तो अफ़गानियों को और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान था, वो दो खित्ते ऐसे थे, दो ममालिक ऐसे थे जहां पर बैठे लोग जो है वो ऑब्वियसली इनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर रजीम चेंज के बारे में सोचा, और यहाँ पर बहुत सारी मुलाकातें सरगर्म हुई, और उसके नतीजे में यहाँ पर जो है वो एक रजीम चेंज हुआ। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो एक मिडिल ईस्ट की पट्टी है और ये जो समुद्री रास्ते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना का रास्ता बंद करने के लिए या उसके बिजनेस को धचका देने के लिए यहाँ पर जो है इस वक्त लड़ाई जारी है। और सबसे पहला अटैक जो है वो यमन के ऊपर उन्होंने करने के बारे में सोचा है। और आज उनका जो आर्मी चीफ है अमेरिका का, वो ये कह रहा था कि जी हमने यमन के अंदर कोई फोर्सेस नहीं उतारी, जबकि इंटरनेशनल और इंडिपेंडेंट मीडिया वो ये कह रहा था कि 50,000 के करीब फोर्सेस जो है वो यमन के अंदर इन्होंने उतार दी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका को ऑब्वियसली हर तरह से हर लिहाज से झूठ बोलने की एक आदत है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि वहां पर फोर्सेस को उतार दिया गया है। वियतनाम में जब फोर्सेस उतरी तो ऑब्वियसली उन्होंने मुकाबला किया और उनको वहां से भगाया, और जब अफगानिस्तान में फोर्सेस उतरी तो 20 साल वहां पर जो है वो मट्टी चाटने के बाद वो हेलीकॉप्टर पर जब भागे तो वो मनाजर पूरी दुनिया ने देखे। तो ऑब्वियसली जब यमन में आएंगे, जब ईरान के अंदर आएंगे, तो ये उनके दिमाग का जो बुखार है वो भी उतरने वाला है कि यहाँ से जो मुज़ामत होने वाली है। और आप जानते हैं कि ईरान के जो एक मिसाइल सिस्टम है वो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। तो यहाँ से उनके पास ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली अमेरिका को और इसके अलावा इसराइल को जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसराइल के जो आयरन डोम था जो कि मिसाइलों को वहां जाने से रोकता था, और वो ये कहते थे कि हमारे मुल्क जो है एक छतरी नुमा डिफेंस सिस्टम के जेरे कंट्रोल है जिसमें कोई भी मुल्क हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि हमास के मुजाहिदीन वहां पर उनके मुल्क में जाते हुए भी नजर आए और हमला करते हुए भी नजर आए, और उनके मिसाइल ने उनके आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी। ये पूरी दुनिया ने देखा। तो इस वक्त पूरी दुनिया का सिनेरियो क्या बन रहा है? ऑब्वियसली इमरान खान पर 200 से जायद पर्चे कट चुके हैं, और रात उनके ऊपर जो एक सजा सुनाई गई है वो सजा ये सुनाई गई है कि उनके ऊपर 10 साल का
जेल का क्लेम कर दिया गया कि वो हवालात में 10 साल के लिए रहेंगे। ऑब्वियसली अगर ये सजा दी जाती है तो बाद में दूसरी सजा भी दूसरे केसेस में दी जा सकती है। कहना यह है कि कुछ मुबसरीन का कि इंटरनेशनल दबाव के ज़ेरे सर वो रहेंगे और 200 के करीब जो पर्चे हैं उनको पूरी जिंदगी शायद जेल में गुजारनी पड़े या उनको सजाए मौत भी दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इंटरनेशनल जो मामलात हैं और पाकिस्तान के अंदर एक चपड़ासी से लेकर एक टॉप लेवल का जो एक ब्यूरोक्रेट है वो अगर इस सिस्टम के तहत और इसके निज़ाम के तहत अगर चलता है तो इस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये यहाँ समझता हूँ कि अगर इमरान खान भी इस सिस्टम के तहत अगर दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं तो इमरान खान के वालिद साहब भी कब्र से आकर ये सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम कैसे चेंज करना है? ऑब्वियसली सिस्टम चेंज करना है नए निज़ाम को अडॉप्ट करके, नया निज़ाम ला के। ये 1823 या 1865 का जो निज़ाम अंग्रेज़ों का था वही इस मुल्क पर लागू है और एक करप्ट बंदा अगर पाकिस्तान की जेलों में कैद होता है तो वो अपने पैसे के बलबूते पर दोबारा जेल से छूट जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान की अवाम को उसका हक नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक नए निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से लड़ाई चलती रही और ऑब्वियसली एक 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को वोट देना चाहती है, अगर इमरान खान के फॉलोअर से उनका हक जो है वो छीन लिया जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अफरा तफरी होगी, लोग रोड्स पे आएंगे और यहाँ पर एक जमे गफीर होगा जिनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये जमे गफीर फिर ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा कि वो एक नया निज़ाम ज़रूर लाकर रहेगा। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तदिर हल्के ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान की बजाय एक नवाज शरीफ को और जरदारी को दोबारा लाकर जो है वो इक़्तिदार पर बिठा दिया जाए। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर चोरी की और आपने पूरे मीडिया के ऊपर इनकी फाइलें उठाकर एंकर्स को दी और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये खबरें दी कि ये चोर हैं और इन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी करके यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रखा है। तो क्या अब ये चोर पाकिस्तान में वापस आएंगे? क्या अब ये चोर दोबारा चोरी करने के लिए यहाँ पर बिठाएंगे? एक तरफ आप एहतसाब की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इन चोरों को हमारे सिस्टम के ऊपर लाकर बिठाने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानी अवाम अब जब बदलती हुई दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन चोरों को वापस हमारे सरों पर लादना चाहती है। तो यही वो नुक्ता है जिस नुक्ते पर पाकिस्तान की अवाम टैकल नहीं हो रही और इसी नुक्ते के ऊपर जो है पाकिस्तान की अवाम आपको आने वाले कुछ अरसे के बाद सड़कों पर नजर आएगी। और मेरा ख्याल है कि एक तरफ एनर्जी जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लगा रही है और इनको रिस्टोर करने के लिए हर किस्म का हरबा अपना रही है, जिसमें जो है इमरान खान की पार्टी के लोगों को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वफादारियां तब्दील करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, घरों के ऊपर हमले हुए, खवातीन को उठाया गया। लेकिन इस सारी चीजों से निकलकर इमरान खान ने कुछ ऐसा मकबूलियत का जो सेहरा अपने गले में डाला है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम और कुछ लोग उसके पीछे चले आ रहे हैं और अब तक चले आ रहे हैं। तो होगा ये कि पाकिस्तान के जो है अवाम वो देखेंगे कि इस वक्त उनके ऊपर कितना दबाव है और वो इसी दबाव से निकलते हुए पाकिस्तान के जो एक लीडर है उसको सुरखरू करते हुए इमरान खान के अज़ाइम को आगे बढ़ाते हुए मेरा ख्याल है कि अवाम जो है वो उनको सुरखरू जरूर करेगी। यहाँ पर इस वक्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास लाइट जा चुकी है और ऑब्वियसली ये PDM हुकूमत का ही तोहफा है कि पूरा दिन लाइट जाती रहती है। और इमरान खान का दौर ऐसा था कि उसमें हमने अपने UPS तो खैर उनको साफ करके फेंक दिया था, लेकिन इस वक्त लाइट जा चुकी है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दोबारा नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और हमारी वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करना मत भूलें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनते रहें हमारे व्लॉग्स देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया।